हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी किंग्स और वेलिंगटन फायरबर्ड्स के बीच में। तो लास्ट मैच दोनों ही टीम अपने अपने मैचेस में जीत के आए हैं। कैंटरबरी अपने घर पे ही खेली थी, जो कि कल ही हुआ था नॉर्दर्न डिचेस के अगेंस्ट में, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करा था, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। और हमारे लिए भी वो मैच अच्छा गया था और उन्होंने जीत हासिल करा था। वेलिंगटन ने भी अपने आखिरी मैच पर नॉर्दर्न माफ करना सेंट्रल डिचेस को हराया था। आज के मैच डे की बात करें तो मुझे लगता है अच्छा ही गया होगा। बॉलिंग में अगर आपने अजाज पटेल को लिया होगा मेंस वाले मैच में, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स तो मैंने दिखाए थे, लेकिन मैंने हाइप नहीं किया था ऐसा कुछ। बाकी जितने बॉलर्स को मैंने लेने की बात करी थी सब कुछ सही था, लेकिन अजाज पटेल आउट ऑफ द बॉक्स आ गए। आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं, उनके रिकॉर्ड्स तो हमने डिस्कस किए थे और मैंने ये भी बोला था कि इस ग्राउंड में वो इफेक्टिव होते हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। लेकिन बॉलिंग सेकंड में उनके विकेट्स आ जाएंगे, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अगर आपने मैच देखा होगा आपको पता होगा कि जो लास्ट ओवर में उनके 3 विकेट्स उनके आए थे, वो पूरी तरीके से बल्लेबाजों की गलती से ही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है पॉइंट्स और परफॉर्मेंस जो होता है स्कोर बोर्ड में। और स्कोर बोर्ड ये कहता है कि अजाज पटेल ने 3-4 विकेट निकाले, तो हमारे लिए बहुत हाइप्ड प्लेयर वो नहीं थे। और ऊपर से क्लार्कसन को हम ले रहे थे, काफ़ी लोग क्लार्कसन को ड्रॉप कर रहे थे, उनकी इंजरी हो गई, वो भी एक चीज़ हो गई हाँ जो बैकफायर कर गया। लेकिन अगर आपने कैप्टन वाइस कैप्टन में थोड़ा अलग किया होगा, क्योंकि पूरी दुनिया जो है फॉक्सक्रोफ्ट और गिब्सन या फिर ब्रेसवेल के आसपास घूम रहे थे। लेकिन अगर आपने यंग को ट्राई किया होगा या क्लेवर को ट्राई किया होगा, जिनके बारे में हमने बताया भी था, बेवन स्मॉल को भी कुछ लोग नहीं ले रहे थे, स्पेशली जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए सही गई थी। ओवरऑल मुझे लगता है मेंस वाला मैच अच्छा गया था। वुमेंस वाले मैच में भी ज़्यादा कुछ अलग नहीं था। क्लॉडिया ग्रीन एक डिफरेंशियल फैक्टर के तौर पे आ सकती थी, जिनको हम टीम में रख रहे थे, उन्होंने पॉइंट्स निकाले। इसके अलावा बेला जेम्स, उन्होंने भी अच्छे पॉइंट्स निकाले। तो वो दोनों प्लेयर्स थोड़ी सी अलग रही थी, परसेंटेज कम था उन दोनों प्लेयर्स का। अगर हमने इन दोनों को लिया होगा तो इजी विन रहा होगा, परसेंटेज कैप्टन ही चली थी, कुछ अलग वहाँ पे नहीं था। तो आई होप अच्छा ही गया होगा आपके लिए आज का मैच भी। बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा, बिल्कुल मैंने जैसा बोला वैसा तो नहीं था, लेकिन अच्छा ही जाना चाहिए अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लिए होंगे तो। बात करते हैं इस फिक्चर के बारे में। इस सीज़न में वेलिंगटन काफ़ी अच्छा कर रही है और कैंटरबरी तो इस फिक्स मतलब टूर्नामेंट पे अच्छा करती ही है। तो एक बहुत ही अच्छे दोनों टीम्स के बीच में कल का मैच होने जा रहा है। और क्योंकि दोनों ही टीमों में अभी कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, तो पूरी तरीके से डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ सारी चीज़ें होंगी और हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी भर भर के होंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें नहीं करके। हेगली ओवल, ये एल मैंने मिस कर दिया, ये एल यहाँ पे होगा, समझ सकते हो आप। हेगली ओवल क्राइस्टचर्च में मैच होने जा रहा है, जो कि कैंटरबरी किंग्स का घर है। वेदर क्लियर है, मतलब क्लियर तो नहीं है, क्लाउडी है, लेकिन बारिश के चांसेस नहीं है। आखिरी 5 मैच में 3-2 की यहाँ पे लीड रखी है कैंटरबरी ने, तो काफ़ी कंपिटिटिव फिक्चर रहा है ये। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी कुछ मैचेस में, तो हमें क्या क्या चीज़ देखने मिल रहा है। यह है पहला मैच, 2 साल से थोड़ा पुराना मैच है। क्राइस्ट चर्च में ही हुआ था, जो क्राइस्ट चर्च का ही पहला मैच और ओवरऑल भी पहला मैच। वेलिंगटन ने बनाया था 177। करंट स्क्वाड में आपको ब्रेसवेल दिख जाते हैं, ये दूसरे वाले गिब्सन है, ओटागो वाले गिब्सन नहीं है। बॉलर में से नट्टल नहीं है, हेनरी शिपली नहीं है, मैककॉनकी का 1 विकेट। मैककॉनकी ने लास्ट मैच में सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग कराई। ओवरऑल इस पूरे सीजन में अभी तक उन्होंने ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराई, जितना कराया इफेक्टिव वो थे, लेकिन ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराई। कैंटरबरी चेस नहीं कर पाए, 9 विकेट उनके गिर गए थे, जहाँ पे आपको माइकल ब्रेसवेल की बॉलिंग भी आते हुए दिख जाती है। नेथन स्मिथ, जिनके इस फिक्चर में अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। यंग हस्बैंड और वैन बी, याद होगा आपको यंग हस्बैंड के बारे में हमने लास्ट मैच में क्या बताया था। पूरी दुनिया इनको लेके आ रही थी, लेकिन हमने प्रेडिक्ट किया था कि इनके लिए वो कंडीशन फेवरेबल नहीं है, उनको शायद विकेट नहीं मिला था या 1 विकेट मिला था, ऐसा कुछ होगा। बाकी यहाँ से आपको बॉयल दिख जाते हैं, जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, ये मैट बॉयल है, ठीक है, शिपली तो है ही नहीं। और वेलिंगटन ने यहाँ पे मैच जीत लिया। हाई स्कोरिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन मोर देन एवरेज वाला टोटल यहाँ पे था। वेलिंगटन की बैटिंग बेहतर रही थी ऑब्वियसली कैंटरबरी से, इसीलिए वो मैच जीते हैं, लेकिन 16 विकेट भी यहाँ पे गिरा था। अगला मैच ये हुआ था वेलिंगटन में, यहाँ पे वेलिंगटन ने वापस से पहले बल्लेबाजी करी। फिर से ब्रेसवेल के स्टार्ट्स हैं। वैन बीक, यंग हस्बैंड के परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। नट्टल, हेनरी शिपली, जिनके नाम पिछले मैच में भी आया था, उनके यहाँ पे भी नाम आए, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। और काफ़ी कम स्कोर बनाया 151 का, लेकिन कैंटरबरी ने यहाँ पे चेस कर लिया। जिसको लीड किया था बॉवेस ने, फ्लेचर अवेलेबल नहीं है ऑब्वियसली, वो अभी ऑकलैंड में खेलते हैं। वैन बीक और बेन सीयर्स, जो कि अवेलेबल नहीं है, न्यूजीलैंड के नेशनल टीम से जुड़ चुके हैं, इनके विकेट्स यहाँ पे थे। ये भी मोर देन एवरेज वाला टोटल ही था। कैंटरबरी की बेहतर बल्लेबाजी थी इस बार चेज करते हुए, और इस बार कैंटरबरी ने जीत हासिल कर लिया। अगला मैच ये हुआ था एक न्यूट्रल वेन्यू पे, जो कि नेपियर में था, जहाँ पे वेलिंगटन ने फिर से पहले बल्लेबाजी करी लगातार तीसरी बार। कॉनवे के स्कोर्स आपको दिख जाते हैं, जो अवेलेबल नहीं है। ब्रेसवेल का यहाँ पे तीसरी बार नाम आया है। हेनरी और शिपली, हेनरी शिपली वैसे तो शिपली का नाम है, लेकिन दोनों अलग प्लेयर हैं। मैट हेनरी और हेनरी शिपली की बात हो रही है, दोनों अवेलेबल नहीं है।
कैंटरबरी ने यहाँ पे भी चेस कर लिया। फिर से आपको बॉयज़ के स्कोर यहाँ पे देखने मिल जाता है। कार्टर स्क्वाड में है लेकिन खिलाया नहीं जा रहा। वैन वीक का नाम रिपीट हो रहा है, रविंद्र नहीं है। यंग हस्बैंड का भी 2 विकेट, यंग हस्बैंड का भी इस पिक्चर में कुछ परफॉर्मेंस है। यहाँ पे 2 विकेट था, यहाँ पे 21 रन था, मतलब 30 के आसपास वाला पॉइंट, यहाँ पे भी 1 विकेट। तो कुछ ना कुछ तो उनका नाम आ रहा है, बिल्कुल खाली हाथ नहीं जा रहे हैं पूरे मैच में। अगला मैच और दूसरा मैच जो क्राइस्टचर्च में हुआ, इस बार कैंटरबरी पहले बल्लेबाजी करके खास कुछ कर नहीं पाई। फ्लेचर के यहाँ पे भी रन थे अवेलेबल, वो नहीं है, 8 विकेट उन्होंने खोए। मैककॉन की कुछ स्कोर थे। यंग हस्बैंड फिर से नाम है, वैन बीक फिर से नाम है, रविंद्र अवेलेबल नहीं है। स्मिथ स्नेडन के परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। स्मिथ का इसके पहले जो लास्ट नाम आया था वो भी क्राइस्टचर्च में ही था, यहाँ पे भी वापस से क्राइस्टचर्च में मैच हुआ, वापस उनका नाम आया। बीच में 2 मैच में उनका नाम नहीं था। विलिटन ने बड़े आराम से चेस कर लिया, जिसको लीड किया था केली ने, और शायद फिन एलन रहे होंगे जो अवेलेबल नहीं है। नट्टल का यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस पिक्चर में, लेकिन वो भी नहीं है। और ओवर आउट के 1 विकेट्स। अभी तक चेजिंग टीम यहाँ पर अच्छा कर रही है। पहले मैच के बाद से अगर आप नोटिस करोगे तो पहले मैच में खाली बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती, उसके बाद से चेजिंग टीम यहाँ पे जीत रही है। इवन 191 के टारगेट को भी चेस किया था कैंटरबरी ने एक बार। लास्ट मैच जो हुआ था पिछले सीजन का जो मैच था, यहाँ पे भी पहले बल्लेबाजी करके विलिंगटन खास कुछ कर नहीं पाई, डिस्पाइट ब्लंडल के परफॉर्मेंस से, नेथन स्मिथ के परफॉर्मेंस से। ओवर आउट के फुल्क्स, मैकेंजी ये बहुत बढ़िया बॉलिंग यूनिट के तौर पे सामने आए थे। नट्टल का तो अच्छा रहता ही है कंसिस्टेंटली, वो नहीं है। और जैसा मैंने बताया भी हुआ था लास्ट मैच में भी कि इन दोनों ने, स्पेशली ओवर आउट के और फुल्क्स ने, पिछले सीजन में बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई थी एक टाइम तक, और टीम को जैसे वो फाइनल पे लेके गए उसके कुछ पहले से ही उनका फॉर्म थोड़ा डाउनवर्ड्स हो गया था। उसके बाद उनको विकेट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन रिसेंट कुछ मैचेस में ये दोनों फिर से अच्छे फॉर्म पे दिख रहे हैं। फुल्स के बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूशंस आए हैं। कैंटरबरी ने चेस कर लिया, फिर से बॉयज़ के स्टार्ट दिख रहे हैं। इस सीजन में बहुत बुरा चल रहा है इनका। पिछले मैच में जो उन्होंने 17 या 8 रन बनाया था वो हाईएस्ट स्कोर है अभी तक इस सीज़न में उनका। इसके पहले उनका हाई स्कोर था 7 इस सीज़न में। इतना बुरा तो वो खेलते नहीं है जितना बुरा चल रहा है। कार्टर के भी कुछ रन्स हैं लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। फुल्स के रन्स हैं। स्नेडन स्मिथ का नाम यहाँ पे भी आया है। बैटिंग के बाद स्नेडन ने बॉलिंग भी कराई और रविंद्र अवेलेबल नहीं है। तो ये जो फिक्सचर हमें देखने मिल रहा है थोड़ा फंसा हुआ फिक्सचर है। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को स्ट्रगल करना पड़ा है 5 में से 4 बार। एक बार खाली चेजिंग टीम मतलब हारी है, बाकी 4 बार चेजिंग टीम जीती है। ज़्यादा स्कोर अगर हम देखेंगे तो ये वाला मैच था जो कि नेपियर में हुआ था, न्यूट्रल वेन्यू था। 190 का स्कोर बनाया था, 191 का टारगेट था जो कि चेसिंग टीम ने चेस कर लिया था। लेकिन इसके अलावा 170 के आसपास या उसके कम स्कोर्स में ही हम देख रहे हैं मामला निपटते हुए। ये उसके अलावा हाईएस्ट स्कोर था। अगर हम क्राइस्टचर्च वाले मैच को फोकस में रखें तो आखिरी 5 में हमें 2 मैचेस मिल रहे हैं जो क्राइस्टचर्च में हुआ है। तो अगर हम उन मैच को फोकस में रखें तो पहला मैच अपने को ये मिलता है जहाँ पे विलिंगटन ने बना था 177। ब्रेसवेल के परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ से मैककॉनकी का 1 विकेट। कैंटरबरी चेज नहीं कर पाई, इनमें से कोई अवेलेबल नहीं है। ब्रेसवेल ने बैटिंग के बाद बॉलिंग भी कराई। ब्रेसवेल बीच में ऑब्वियसली कुछ मैचेस खेले नहीं थे न्यूजीलैंड के नेशनल टीम में जुड़ने की वजह से, लेकिन जब वो खेले हैं उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। नेथन स्मिथ का भी हमने नाम देखा है इस ग्राउंड पे। यंग हस्बैंड वैन वीक का भी नाम हमने नोटिस किया है। और दूसरा मैच जो था वो ये वाला मैच था, सेकंड लास्ट मैच, जो पिछले सीजन का पहला मैच भी था दोनों टीमों के बीच में। यहाँ पे कैंटरबरी ने पहले बल्लेबाजी करी थी। यहाँ पे भी मैककॉनकी के कुछ परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाते हैं। वहाँ पे 1 विकेट था, यहाँ पे कुछ रन्स। बाकी स्मिथ, यंग हस्बैंड, वैन बीक रिपीट हो रहे थे। स्नेडन का 1 विकेट था, वेलिंगटन ने चेस कर लिया, हालांकि जिन्होंने लीड किया था वो अवेलेबल नहीं है। और ओवर आउट के करंट स्क्वाड में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं। बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए हैं। और हालांकि ये मैच मतलब अच्छा गया था वेलिंगटन के लिए, लेकिन रन तो ज़्यादा बनाना नहीं पड़ा। फिन एलन थे, वो तो तेज़ खेलते ही हैं। लेकिन बाकी ये चेजिंग फिक्सचर रहा है अभी के लिए। 5 में से 4 बार चेजिंग टीम जीती है। बहुत ज़्यादा रन तो नहीं बने हैं, लेकिन कम रन भी यहाँ पे बनने से रहे। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो कुछ नाम आपको मिलेंगे, जिनमें से ब्रेसवेल का आपने नोटिस किया, वो बीच में कुछ मैच खेले नहीं थे इसीलिए उनका नाम नहीं था, तो उनके अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं। चैट बॉवेस का भी अच्छा परफॉर्मेंस है, जैसे कि पिछले मैच में मैंने बताया हुआ था, ग्राउंड पे भी उनके अच्छे परफॉर्मेंस रहते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस इस सीज़न में बहुत बुरा चल रहा है और धीरे धीरे लोगों का भरोसा भी इनसे उठता जा रहा है। निकोल्स हालांकि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 3 में से 1 50+ का स्कोर है, नॉट आउट भी रहे हैं। और ओवरऑल भी एवरेज काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। नॉट आउट अगर नहीं भी रहते तब भी अच्छा ही रहता, लेकिन थे तो और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये तीनों हैं जिनमें से मेरे ख्याल से ब्रेसवेल, निकोल्स सबके टीम में होंगे। बॉवेस को लेकर थोड़ा बहुत लोग सोच सकते हैं। और मैककॉनकी की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिल जाती है, थोड़े बहुत नाम इनके हैं। ग्राउंड पे भी जैसे मैंने लास्ट मैच में भी बताया कि रखा हुआ था कि बॉवेस के रिकॉर्ड्स अच्छे रहते थे, लेकिन बहुत बुरा कर रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, रिकॉर्ड्स तो सारे इनके सपोर्ट में हैं, बस परफॉर्म करने की देरी है। तो वो अगर कर दें तो आपको पता ही है बॉवेस कितना लंबा खींच सकते हैं। तो वो है, पिछले सीजन में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस उनका था, जिसके बदौलत उनको नेशनल टीम में भी मौका मिला था। लेकिन इस सीज़न में तो उसके आसपास भी नहीं दिख रहे हैं वो। और ये एवरेज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि अभी तक रिसेंट मैचेस में तो बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा है इनका।
और मैककॉनकी का आपको बॉलिंग परफॉर्मेंस देखने मिल जाता है, लेकिन ये ज़्यादा बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, नहीं जब कराते हैं तो इंपॉर्टेंट तो होते हैं। पिछले मैच में सिर्फ एक ओवर बॉलिंग कराया और उनको विकेट मिले भी वहाँ पर, लेकिन उसके बाद बॉलिंग ही नहीं कराई। ये हो गई सारी चीज़ें जो हेड टू हेड से बताने लायक था। कुछ मैचेस हमने नोटिस किए हैं, स्कोर समझने की कोशिश की है, कुछ प्लेयर्स के नाम हमने देखे हैं जो इंपॉर्टेंट रख रहे हैं। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। लास्ट मतलब परसों ही हमने इस ग्राउंड के बारे में डिटेल में बात करी, जो कि ऑब्वियसली कैंटरबरी का लास्ट मैच भी था। तो मुझे नहीं लगता कि फिर से यहाँ पे बताने की ज़रूरत है। मैं फिर से थोड़ा बहुत समराइज़ करवा देता हूँ, इंक्लूडिंग लास्ट मैच के बारे में डिस्कस करके, कि ये ग्राउंड पे बहुत रन्स नहीं बनते हैं, और हमने हेड टू हेड में भी ऐसी चीज़ें देखी हैं। ठीक है, बहुत रन्स यहाँ पे नहीं बनते हैं। पेसर्स का तो रहता ही है, लेकिन अगर आपके पास लेग स्पिनर वगैरह है तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। बाकी देखते हैं कि कौन कौन से परफॉर्मर्स यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं रिसेंट मैचेस में। कैंटरबरी बनाम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का मैच हुआ, 189 का स्कोर बना। बॉवेस रिकॉर्ड्स तो है देखो, बाकी परफॉर्म कर दे तो और बड़ी बात हो जाएगी। कार्टर नहीं खेल रहे लेकिन स्क्वाड में है। मैककॉन की पेसर्स के साथ स्पिनर कुछ विकेट। सेंट्रल डिसीज को यहाँ पे निपटा दिया 131 रन पर। एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे नोटिस करी थी इस ग्राउंड के बारे में, मैं जो बताना भूल गया बता देता हूँ, आपको ये देखने में मिल जाएगा कि चेजिंग टीम के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। या तो ये बिल्कुल ही मतलब दबोच जाते हैं अपनी इनिंग्स पे, उनका सफोकेट कर जाते हैं, बैटिंग कोलैप्स कर जाता है, या फिर वो इजीली चेस कर जाते हैं, बीच में कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि क्लोज मैच हो गया वहाँ पे चेसिंग टीम हार गई, ऐसा नहीं है। या तो वो इजीली जीत जाएंगे या तो इजीली हार जाएंगे। देखते रहो, देखो यहाँ पे इजीली वो हार गए, 58 रन से सामने वाली टीम जीती बैटिंग फर्स्ट करके। ओडाउड, फुल्क्स और मैकेंजी, इनके परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। मैकेंजी इस ग्राउंड पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, विकेट्स लेते हैं जनरली। ये मैच 156 बनाया था कैंटरबरी ने, आपको मिच हे का स्कोर देखने मिल जाता है। लास्ट मैच कीपर सेक्शन से में कोई भी इनको नहीं ले रहा था, मेरे तो स्मॉल लीग में किसी ने न लिया। दोनों कीपर अगर कोई ले रहे थे तो साइफर्ट को तो सभी ले रहे थे और साथ में लेथम को ले रहे थे। हमने बताया था मिच हे के बारे में, हालांकि हमें पता नहीं था स्क्वाड का क्या है, लेकिन मैंने बताया था कि अगर वो खेलते हैं स्पेशली, अगर वो कैंटरबरी बैटिंग फर्स्ट भी करती है तो इनको ले लेना। और लेथम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने इनको रख दिया था, इंपॉर्टेंस दिया था, और उन्होंने परफॉर्म भी करा। बाकी पेसर्स का अपर हैंड है, रन थोड़ा सा कम बन गया तो आखिरी ओवर में जाके ओटागो ने चेस कर लिया। मैकेंजी के यहाँ पर भी आपको बॉलिंग का परफॉर्मेंस देखने मिल जाते हैं, और नट्टल का है, बाकी कोई किसी ने विकेट्स नहीं लिए। अगला मैच फिर से वही देखो, 154 बनाया था, जो फाइनल भी था पिछले सीजन का, 154 बनाया था। फिर से आपको मैककॉन की देखने मिल जाते हैं। कार्टर के भी कुछ नाम हैं, पता नहीं क्यों खिला नहीं जा रहा, ज़रूरत भी नहीं पड़ी है अभी तक तो, मतलब इजीली जीती है लास्ट कुछ मैचेस में कैंटरबरी की टीम, लेकिन एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, हिट कर सकते हैं, इनिंग्स बिल्ड भी कर सकते हैं, नहीं पता क्यों नहीं खिला रहे। पेसर स्पिनर बराबर के विकेट, सिपली के विकेट से, लेकिन यहाँ पे बहुत इजीली चेज हो गया, नोटिस कर सकते हो आप। ये मैच भी नोटिस करो, लगभग लगभग इजीली आप कह सकते हो 3 बॉल बाकी रहते चेज हो गया। यहाँ पे सफोकेट कर गई चेसिंग टीम। अगले 2 मैचेस में, मतलब इस सीज़न के जो 2 मैचेस हुए हैं अगर हम उनकी बात करें, अच्छा 2 मैचेस नहीं हुए हैं, एक ही मैच हुआ है इस सीज़न में, क्योंकि एक मैच बारिश की वजह से नहीं हुआ था। तो ये लास्ट मैच था, नहीं 3 मैचेस होने थे, एक मैच बारिश की वजह से नहीं हुआ और 2 मैचेस हुए हैं। ठीक है, तो ये पहला मैच था इस सीज़न का। कैंटरबरी ने बनाया 140 रन, नोटिस करो 140 रन था। मिचेल जो खेल रहे थे, स्लो ही खेला उन्होंने लेकिन बनाया था, बाकी पेसर्स के अपर हैंड यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाते हैं। और बहुत ही आराम से ऑकलैंड ने चेस कर लिया, सिर्फ 15 ओवर में यहाँ पे रन चेस कर लिया। फॉक्स और रिपॉन के यहाँ पे एक विकेट थे, रिपॉन ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा था। सेम ग्राउंड पे यहाँ पे हुआ था, जनवरी 7 को ये मैच हुआ था, जनवरी 9 को एक दिन बाद ही पहले बैटिंग करके कैंटरबरी ने बना दिया 202 रन। निकोल्स और मिच हे दोनों ही नॉट आउट रह गए एंड तक, और आखिरी 10 ओवर में विकेट भी नहीं गिरे, पेसर और स्पिनर के कुछ कुछ विकेट। और यहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बड़े रन से हार सकती थी अगर लास्ट के कुछ जो बॉलर्स उनके खेल रहे थे, स्पेशली फ्रेडी वॉकर वगैरह, ये कुछ रन्स नहीं बनाते, तो ये जो मार्जिन आपका 33 रन का दिख रहा है, ये 60 के ऊपर होता। ठीक है, लेकिन चलो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑल आउट भी नहीं हुई, और वो यहाँ पे मतलब डिफरेंस भी उन्होंने कम कर लिया। लेकिन ओवर आउट फुल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मैकेंजी का एक विकेट था, मैककॉनकी ने एक ओवर बॉलिंग कराई, एक विकेट निकाला, और माइकल रे ने 3 विकेट निकाले थे। हालांकि बॉलिंग उन्होंने कुछ अच्छी तो करी नहीं थी, काफ़ी रन के लिए गए थे, आप देख सकते हो 4 ओवर में 44 रन, लेकिन विकेट निकाले, जो बड़ी बात है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बैटिंग फर्स्ट टीम मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे उनका वो डिसाइड हो जाता है कि अगर बहुत रन्स बनने होंगे तो बैटिंग फर्स्ट में बन जाते हैं। चेज़ यहाँ पे कुछ बीच में नहीं होता, या तो इजीली चेज़ हो जाएगा या तो सफोकेट कर जाएगी टीम। बीच में क्लोज मैच वगैरह यहाँ पे हमने रिसेंट टाइम्स में होते हुआ नहीं देखा है। पेसर्स का ही अपर हैंड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर ऐसे स्पिनर्स जिनको स्पिन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते, ऐसे स्पिनर्स को यहाँ पे विकेट्स मिलते हैं। लेग स्पिनर अगर आपके पास हैं तो आप देख सकते हैं, रिपॉन को लास्ट मैच में 3 ओवर की बॉलिंग मिली थी, कुछ खास उन्होंने करा नहीं, लेकिन इसके अलावा
इस एक जो मैच उन्होंने खेला था उन्होंने विकेट निकाला था, और 4 ट्रॉफी में भी जितने मैचेस उन्होंने खेले उन्होंने परफॉर्म करे थे विद द बॉल। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो कोई मेजर चेंज की उम्मीद नहीं है दोनों टीमों की तरफ से। वेलिंगटन की तरफ से हालांकि एक चेंज होगा, वो है निक ग्रीनवुड वापस आएंगे। कुछ परफॉर्मेंस अभी तक उन्होंने करा नहीं है डेवॉन कॉनवे की जगह पे, जिन्होंने भी कुछ परफॉर्म नहीं करा था जो एक मैच उन्होंने खेला। बाकी कैंटरबरी की तरफ से अगर हम बात करें तो बॉवेस और लेथम ओपनिंग कर रहे हैं, लेथम कीपिंग भी नहीं कर रहे हैं। निकोल्स, मिचहे, मैककॉन की, रिपकॉन, बेवन जेकॉब्स जिनको फिनिशर का रोल दिया जा रहा है, फॉक्स, मैकेंजी, विल ओराउके और मैट माइकल रे। इनमें से जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, निकोल्स को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैंने बताया भी हुआ था निकोल्स के हिट टू रिकॉर्ड भी यहाँ पे अच्छे हैं फॉर बोनस, लेकिन वो इस ग्राउंड पे भी अच्छा करते हैं। रिकॉर्ड आपको ज़्यादा नहीं देखने मिलते हैं निकोल्स के, क्योंकि एक तो वो डोमेस्टिक में अभी ज़्यादा नहीं उनको मौका नहीं मिलता, नेशनल टीम में आते जाते रहते हैं, और T20 वो पहले ज़्यादा खेलते नहीं थे। ठीक है, लॉन्गर फॉर्मेट ज़्यादा वो प्रेफर करते थे हमेशा से ही। अभी रिसेंटली T20 खेल रहे हैं, इसलिए इनके रिकॉर्ड्स कम है, लेकिन जब भी उन्होंने खेला है इफेक्टिव रहे हैं। मैककॉन की, रिपकॉन, ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बॉलिंग पे आपको फॉल्स दिख जाते हैं, ओराउड के दिख जाते हैं, फॉल्स बैटिंग क्वेश्चन भी आपको देते हैं। तो इसीलिए कोड में अगर आपको 4 प्लेयर्स लेने हैं तो उनमें से दोनों में से अगर एक को लेना पड़े तो फॉल्स को ले लेना। अच्छा, तो हमारे कोड पे जो प्लेयर्स रहेंगे मैं फिर से रिपीट कर दूँ। निकोल्स, मैककॉन की, रिपकॉन को मैं अभी भी रख के चलने की सजेशन दूंगा, और फोक्स। इसके अलावा जिन प्लेयर्स को हम देखेंगे, मिच है स्पेशली अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं, ले लेने का है। मेरे को नहीं लगता कि कल के मैच में कीपिंग सेशन में कोई डाउट होने भी वाली है, क्योंकि दूसरे कीपर जो होंगे मैकलाफ्लन, उनको तो आप लेने से रहे। बॉवेस, इनके सारे रिकॉर्ड सपोर्ट कर रहे हैं, बस परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। अगर परफॉर्म करते हैं तो ये बहुत लंबा खींच सकते हैं, देखना पड़ेगा वो कब होता है। और यहाँ पे विल ओडाउड का विद द बॉल। अगर आप बॉवेस को नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे एंगस मैकेंजी भी ऑप्शन है, जिन्होंने इस ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा है, विकेटलेस नहीं गए हैं। परसेंटेज बॉलर माइकल रे होंगे, लेकिन मैंने जितना देखा है माइकल रे की लास्ट मैच में बॉलिंग मुझे बहुत इंप्रेसिव नहीं लगी है। ऑब्वियसली उन्होंने विकेट निकाला है, बाकी ऑब्वियसली अगर आपको सेव जाना है तो आपको माइकल रे के साथ जाना चाहिए। वेलिंगटन की तरफ से बात करें तो जो प्लेयर्स ऑलरेडी आपकी टीम में आ गए होंगे वो है माइकल ब्रेसवेल, यंग हस्बैंड और नेथन स्मिथ। ये तीनों के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं और ये तीनों ही आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। यंग हस्बैंड अभी हो सकता है फिर से थोड़ा थोड़ा लोग इनकी तरफ वो करें कि लूँ या नहीं लूँ, लेकिन हमारे टीम में ये रहेंगे, मोस्ट चांसेस यही हैं। इसके अलावा जिन प्लेयर्स के ऊपर आप देख सकते हो फॉर फोर्थ ऑप्शन, मोहम्मद अब्बास अच्छा कर रहे हैं। लास्ट दोनों ही मैच पे उन्होंने, मतलब इसके पहले भी वो जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं रन उन्होंने बनाए हैं। नोटिस करना, भले ही उन्होंने स्लो खेला हो जो भी है, लेकिन उन्होंने रन बनाए हैं। और लास्ट मैच में तो उन्होंने धुआं ही भर दिया बिल्कुल, और एक बहुत ही क्लोज मैच को बहुत ईजी बना दिया था वेलिंगटन के लिए। इन फॉर्म दिख रहे हैं। तो ये और यहाँ पे टिम रॉबिन्सन, इन दोनों में से किसी एक को आप देख सकते हो। टिम रॉबिन्सन को अभी देखना पड़ेगा कि वो मतलब क्या करते हैं, कोई रिकॉर्ड तो इनका नहीं है, और उन्होंने पास्ट में जब इस टीम के आगे इसमें खेला होगा किसी और फॉर्मेट में तो वो कुछ खास कर नहीं पाए हैं। मोहम्मद अब्बास रेड बॉल क्रिकेट में, मैं पहले ही बताया हुआ था, रेड बॉल क्रिकेट में बहुत डिपेंडेबल प्लेयर हैं, और वाइट बॉल क्रिकेट में ज़्यादा इनको मौके नहीं मिले हैं। रेड बॉल क्रिकेट में जब इन दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ था तब इन्होंने परफॉर्म करा भी था। तो इन दोनों में से किसी एक को लेके आप अपने चौथे प्लेयर का जो कोर है, मतलब ब्रिस्वेल, नेथन स्मिथ, यंग हस्बैंड के बाद चौथे प्लेयर का जो कोर है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा जिन प्लेयर्स के ऊपर आप देखोगे वो है लोगन वैन बीक, यान मैकपिक। अभी तक उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया है, जितने मौके मिले हैं उन्होंने विकेट्स निकाले हैं, और स्नेडन से बेहतर ही ये दिखे हैं। अगर आप वेलिंगटन के सपोर्ट में कोई टीम बना रहे हो और ऐसा उम्मीद रख रहे हो कि वो सामने वाली टीम को निपटा सकते हैं सस्ते में, तो वहाँ पे मैकपिक का होना बहुत ज़रूरी है। बेंच पे लियो कार्टर और टैशकॉफ है। मुझे नहीं लगता लियो कार्टर को वही मौका मिलेगा, ना ही टैशकॉफ को मिलेगा। कार्टर को मौका मिलना तो चाहिए, एक्सपीरियंसड है, मतलब फॉर्म का पता नहीं, एक्सपीरियंसड है, रिकॉर्ड भी सारे डिसेंट है, लेकिन मौका नहीं देंगे तो क्या ही करेंगे हम। कैप्टन पर्सनल चॉइस की बात करें तो रिपॉन, निकोल्स और मैककॉनकी के आसपास लोग जा सकते हैं सेफर ऑप्शंस के लिए अगर हम कैंटरबरी की तरफ से बात करें। लेकिन मेरे को लग रहा है कल के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन मोस्ट ऑफ द जनता जो है वेलिंगटन के प्लेयर्स को बनाएगी। जो जो भी ऑप्शन का हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा लेथम है, फॉल्स ओराड के, दोनों ही आपके लिए बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं। फॉल्स थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। हे बैटिंग फर्स्ट में आप इनको रख, वैसे भी आपके टीम में तो खे होंगे ही, क्योंकि और कोई कीपर आपके पास है नहीं। मैकलाफ्लन को तो आप लेने से रहे, लेकिन इसके अलावा जिनको आप कंसिडर कर सकते हो वो है बॉयस। अगर रिस्क ले सकते हो, स्पेस का इशू नहीं आ रहा है तो एक चांस उनको देके आप देख सकते हो। कभी तो चलेंगे और जिस दिन चलेंगे बहुत लंबा खींचेंगे।
यहाँ से ब्रेसवेल और स्मिथ के परफॉर्मेंसेस अच्छे रहे हैं। स्मिथ ने जो 2 मैच खेला है इस ग्राउंड पे परफॉर्म करा है। ब्रेसवेल ने जो खेला है लास्ट सीजन में तो खेले नहीं है, लेकिन जब भी उन्होंने खेला है बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। बॉलिंग से भी इस ग्राउंड पे उन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ है। इसके अलावा यंग हस्बैंड, वैन बीक, ये आपके लिए ऑप्शंस हैं। यंग हस्बैंड हमारे टीम में होंगे, वैन बीक का देखना पड़ेगा स्पेस का क्या सीन रहता है। उसके बाद अब्बास और रॉबिन्सन, अब्बास रॉबिन्सन इन दोनों ने परफॉर्म करा है बैटिंग से, तो इन दोनों का है। अब्बास का मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, और अगर आप थोड़ा मैग्नीफाई करोगे परफॉर्मेंसेस को, तो आपको देखने मिलेगा कि अब्बास ज़्यादा टाइम स्पेंड करे हैं उन्होंने ग्राउंड पे। स्ट्राइक रेट भले कम हो, लेकिन रन बनाया है, जो आपके लिए मैटर करता है फैंटेसी में। मैच भले चाहे उनकी वजह से टीम हारी हो, जो भी है, लेकिन फैंटेसी में जो मैटर करता है कि वो आपके लिए रन बना के दे रहे हैं। ठीक है, तो कंसिडर करना पड़ेगा धीरे धीरे इनको। बाकी रॉबिन्सन तो है ही जो ओपनिंग कर रहे हैं, और उनका परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। अच्छा, तो इस मैच में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले हैं जहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन वाले साइड्स में अगर खेलोगे तो, क्योंकि मैंने तो 4 ऑलराउंडर्स लिए हैं मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। इसके अलावा भी पहले तो मैककॉन की, फॉल्क्स, ये दोनों तो लेने लायक है ही। वैन बीक के भी बुरे परफॉर्मेंसेस नहीं है, इनका परसेंटेज भी ज़्यादा है। ये तीनों ऑलराउंडर्स आपके लिए हैं, जिनमें से 2 तो लेने लायक है। ठीक है। अच्छा, कीपिंग सेक्शन में मैं सोच रहा था कि खाली में 6 होंगे। लेथम भी खेल रहे हैं। तो दोनों में से एक को अगर आपको चूज़ करना है, तो हे को बैटिंग फर्स्ट में दे लेना, और लेथम को अगर आप बैटिंग सेकंड में लेना चाहते हो ले सकते हो। ऑब्वियसली कैंटरबरी के कीपर को ही आप लोगे स्मॉल लीग में, तो मैकलफ्लन को तो शायद ही आप लोगे। बैटिंग सेक्शन में निकोल सबके टीम में होंगे, मेरे टीम में भी हैं। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं जो लॉजिकल भी हैं, बोवेस, रॉबिन्सन, अब्बास, इन तीनों में से किसी दोनों को लेना है। आपके ऊपर सिलेक्शन है। मुझे लगता है जनता जो करेगी रॉबिन्सन को ज़रूर लेगी, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है मैं उन साइड्स की बात कर रहा हूँ। और तीसरे बैट्समैन के रूप में लोग केली या अब्बास में से किसी एक को लेंगे। ठीक है, केली फॉर्म पे नहीं दिख रहे हैं, बात वही है, और रिकॉर्ड से कुछ खास नहीं है। बॉलरों में से मैंने खाली ओवर आउट को रखा है। इसके अलावा यहाँ पे जनता जा सकती है माइकल रे के साथ, जिन्होंने विकेट्स निकाले हैं। हालांकि मुझे बहुत इंप्रेसिव तो नहीं लगे, लेकिन हाँ परसेंटेज है। और यहाँ पे मैकपिक के साथ लोग जा सकते हैं। मैकपिक ने अच्छा परफॉर्म करा है, जब भी उनको मौके मिले हैं उन्होंने विकेट्स निकाला है। ठीक है, मेरा कुछ यहाँ पे अलग कुछ ओपिनियन नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत मैं मैकेंजी के ऊपर जाऊँ माइकल रे की जगह पे, बस इतना ही। लेकिन ये मैच डिसाइड करेगा वही कि ऑलराउंडर सेक्शन में आप क्या सिलेक्ट करते हो, कौन से प्लेयर को लेते हो नहीं लेते हो। मेरे लिए ये 4 प्रेफर्ड है। बाकी ऑब्वियसली कोई भी चल सकता है, क्योंकि इनमें से सारे ही लगभग, मैककॉन की भी एक आध ओवर बॉलिंग करा ही देते हैं। सारे ही बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से पॉइंट देने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है। कैप्टन भास्कर में चॉइस की बात करें तो माइकल ब्रेसवेल काफ़ी अच्छे दिखते हैं, उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। इन्होंने यहाँ पे 3 विकेट भी निकाल के रखा हुआ है 2 मैच जो खेला है उनमें से एक बार। वाइस कैप्टनसी के लिए नेथन स्मिथ, यंग हस्बैंड, दोनों ही अच्छे ऑप्शन है। और मुझे लग रहा है कल के मैच में बहुत जनता ऐसी होगी जो कैंटरबरी वेलिंगटन के ऑलराउंडर्स के साथ वो जाएंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। कैंटरबरी की तरफ से ऑब्वियसली रिप पॉन रहते हैं और मैककॉन की, ये दोनों रहते हैं। ये पांचों ही ऑलराउंडर सेफर ऑप्शंस में से आते हैं। अगर आप जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उन साइड्स में खेल रहे हो, तब तो आप पाँचों को ले ही सकते हो। प्रॉब्लम होगी जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं उन साइड्स में, तो ये पांचों सेफर ऑप्शंस हैं। अलग देखना है तो निकोल्स के इस ग्राउंड पे तो रिकॉर्ड अच्छे होते ही हैं। फॉर बोनस हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। मेरे लिए प्रेफर्ड होंगे माइकल ब्रेसवेल कैप्टन, नेथन स्मिथ या यंग हस्बैंड में से वाइस कैप्टन। माइकल ब्रेसवेल स्पेशली अगर चेस कर रहे हैं तब तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और एनीवेज यहाँ पे चेसिंग टीम जीत रही है हेड टू हेड में आखिरी 5 में से 4 बार। तो ये है सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।